हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपने पिछले एपिसोड में इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस कंसेप्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि हमने 11th स्टैंडर्ड के 90% सिलेबस को खत्म कर दिया है। ठीक है, तो आप बाकी के चैप्टर्स को भी हमारे चैनल से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसे देखते हैं। दिस इज अ टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अभी तक जो इफेक्ट आपने देखे थे जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, ओके, इंडक्टिव हुआ, फिर आपने देखा रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये सारे क्या थे? ये सारे परमानेंट इफेक्ट, मतलब ये मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा रहते हैं। ओके, लेकिन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये टेम्पररी है, ये कुछ समय के लिए एग्जिस्ट होता है और फिर बाद में हट जाता है। ओके, बट इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा रहेगा क्योंकि ये ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है जो मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कार्बन की चेन ले लिया मैंने और इसको क्लोरीन अटैच कर दिया, तो अब जब तक क्लोरीन है तब तक ये इन सब के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और क्लोरीन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज कम होते जाएगा जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे। मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, फर्स्ट वाले पे सबसे ज्यादा, उससे कम सेकंड पे और सबसे कम थर्ड पे, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। और रेजोनेंस मतलब क्या? मान लीजिए ये ऐसे कुछ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इसके अंदर आपने NO2 को लगा दिया। अब NO2 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो जब तक NO2 है ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा। आ समझ में? और ये रिंग पे क्या क्रिएट कर देगा? नो डाउट। अरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे क्या क्रिएट कर देगा? पॉजिटिव चार्ज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये सारे इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये फिर नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे आएगा। और ये सारी बातें तो हमने डिस्कस कर ली है। तो आज उस इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे जो कि टेम्पररी है, एग्जिबिटेड बाय मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप इन द एक्साइटेड स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट। ये कौन दिखाता है? जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड। और जब एक से ज्यादा बॉन्ड होगा तो हमें तो पता है कि एक सिंपल सी चीज होगी मेरे दोस्त, क्या? उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी के पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो होता क्या है, इनमें पोलराइजेशन इफेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? पोलराइजेशन इफेक्ट। क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। When a reagent approaches a multiple bond, the electron pair gets completely shifted to one of the multiple bonded atom। अब जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। अब ये H प्लस क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट है। तो अब होगा क्या, इस H प्लस की तरफ ये ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है ये अट्रैक्ट होगी। और लोन पेयर अगर आप देखो तो उससे भी कहीं, लोन पेयर के ऊपर तो मान लीजिए ये ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, बट ये जो पाई बॉन्ड है ये तो काफी वीक बॉन्ड होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं, तो जो अट्रैक्शन है वो पाई बॉन्ड के ऊपर काफी ज्यादा है। तो ये पाई बॉन्ड किसकी तरफ खींचे चले आते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। और फिर ऑक्सीजन से ये किसकी तरफ चले जाते हैं? नो डाउट H प्लस की तरफ चले जाएंगे ऐसे। और ये देखिए फिर क्या हो गया, ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, और फिर इसे किसको दे दिया? H प्लस को। तो H प्लस को तो एक इलेक्ट्रॉन मिला। ओके, तो प्लस चार्ज को अगर एक नेगेटिव चार्ज मिल जाए तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं है, ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? H प्लस को। तो ऑक्सीजन ने एक उठा के H को दे दिया तो ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो जाएगा, बट कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल। तो ओवरऑल अगर ये आप देखें तो ये दोनों चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा RCR, यहाँ पे O, और ये H और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस इफेक्ट को टेम्पररी इफेक्ट क्यों बोलते हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे ही H प्लस को आप यहां से हटाओगे, जैसे ही H प्लस को आप यहां से हटा दोगे ये शिफ्टिंग खत्म हो जाएगी। मतलब मान लीजिए मैंने यहां से H प्लस को हटा दिया, अब ये नहीं शिफ्ट होगा। मतलब ऑक्सीजन ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से अपनी तरफ नहीं खींचेगा। क्यों? ऑक्सीजन पूरी तरह से अपनी तरफ खींच रहा था ये पाई इलेक्ट्रॉन को। याद रखना, मैं कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन है कार्बन का। आया समझ में? और फिर ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है वो H प्लस को देता है।
ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, रसगुल्ला आपके सामने रख दिया तो ही आपको भूख लगेगी, वरना ऐसे भूख लगेगी नहीं। तभी आप सलाइवेट करोगे। और अच्छा होगा जब मैं ये बोलूँ कि आप सलाइवेट करोगे, मतलब आपके मुंह में ऐसे सलाइवा आ जाएगा या फिर लार आ जाएगा। बट जैसे ही रसगुल्ले को हटा देंगे फिर वो नहीं दिखेगा, मतलब सलाइवा। आया समझ में? तो H+ के वजह से ये पाई बॉन्ड सिस्टम में ये इफेक्ट आया, इसीलिए हम इसे कहते हैं टेम्पररी इफेक्ट। और ये किसके वजह से हुआ? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही कहते हैं। दिस इफेक्ट इज टेम्पररी एंड डिसअपियर्स व्हेन द रिएजेंट इज रिमूव फ्रॉम द रिएक्टिंग सिस्टम। मतलब ये टेम्पररी, और जैसे ही H+ को निकाल दोगे ये इफेक्ट गायब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए उसे अपन कहते हैं हाइपर। और कैसे? कॉन्जुगेशन मतलब इसमें भी रेजोनेंस जैसा ही होता है, मतलब ओवरलैप बिटवीन पैरेलल p ऑर्बिटल विथ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये ऑर्बिटल इससे भी ओवरलैप करेगी और इससे भी ओवरलैप होगी, मतलब इसमें रेजोनेंस जैसा फंडा होता है। लेकिन रेजोनेंस एक परमानेंट इफेक्ट है, और ऊपर से उसमें जो पाई ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व होती है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में अगर आप देखोगे तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है। कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट कैसे आया ना, मैं आपको सबसे पहले वही बता देता हूँ, एकदम बेसिक। साइंटिस्ट को ये कैसे समझ में आया कि ऐसा भी होता है। जैसे ये देखिए, ये बेंजीन रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये CH3 है, ये CH3 है, और यहाँ पे भी H3C है, और फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप ये भी CH CH3 CH3, और एक देखिए CH3H2। मतलब मैं एक एक मिथाइल ग्रुप को अलग करते जा रहा हूँ, और यहाँ पे एक CH3। अब जरा देखिए यहाँ पे कितने कार्बन अटैच है? एक और ये 3, टोटल 4 कार्बन। और ये कार्बन, जो 3 कार्बन है, उनकी वजह से ये जो सेंटर वाला कार्बन है ये टर्शरी है। ये कितना है? 3 डिग्री कार्बन है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो कार्बन है ये कौन सा है? ओके, ये एक्चुअल में क्वाटरनरी है, क्योंकि इसको बेंजीन का भी तो एक कार्बन अटैच है, और ये 3 डिग्री है। और इसे देखोगे तो ये कौन सा है? ये 2 डिग्री, और ये कौन सा है? 1 डिग्री। ओके, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आता है E पॉजिटिव, तो वो किसके पास जाना चाहेगा? वो उसके पास जाना चाहेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा ग्रुप तो पहले वाले को लगे हैं। ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई दिखाएगा, ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई दिखाएगा, ये मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को देगा इस कार्बन को। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी तो इसकी होनी चाहिए, फिर इसकी, और सबसे कम ये जो मिथाइल अटैच है बेंजीन रिंग को, उसकी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा बेंजीन रिंग को। अब किसी को ये डाउट आता होगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को क्यों देता है? तो अगर आप देखो तो बेंजीन में हर एक कार्बन क्या है? ये हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे जो भी कार्बन अटैच है ये कौन सा है? sp3 है। तो आप सबको पता है कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में? sp और फिर sp3। तो नो डाउट sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा। तो यहां से स्टार्ट हुआ कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी तो ये जो मल्टीपल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मतलब जिसमें ढेर सारे मिथाइल ग्रुप है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि यहां से तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। लेकिन उल्टा हुआ, ये वाला इफेक्ट चला। तो फिर एक कंसेप्ट लाया गया जिसे हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। किसे कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि दिखाता है अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन मतलब मान लीजिए ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उससे जो पहला कार्बन अटैच है उसे अल्फा कहते हैं, और इस हाइड्रोजन को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन 3 है। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? सिर्फ 2। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 1। और इसमें 0। मतलब बेंजीन रिंग को जो कार्बन अटैच है उसे ही अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसको डायरेक्टली जो हाइड्रोजन अटैच है उसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। इसके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। ये अंदर की बात थी, आया समझ में? ओके, ऐसा है। अब ये काम कैसे करता है वो टेक्स्ट बुक में दिया है, जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट। याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में आपको आ सकता है। एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल और अल्कीन। तो ये किसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है? कार्बोकटायन
फ्री रेडिकल और अल्कीन को। इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अ CH बॉन्ड। सोचिए रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या फर्क है कि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन होता था, लेकिन यहाँ पे किसका होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। ये एक मेन डिफरेंस है बिटवीन रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू कार्बन आइटम विच इज अ पार्ट ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम और हैज अ एम्प्टी p ऑर्बिटल और अ p ऑर्बिटल विथ अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या, जैसे ये देखिए ये कार्बोकेटाइन है, इसको जो ये कार्बन अटैच है इसे अल्फा कार्बन कहेंगे। अब ये डबल बॉन्डेड है तो ये कार्बन जो है इसे अल्फा कार्बन कहेंगे। अब ये देखिए ये फ्री रेडिकल है तो इसको जो कार्बन अटैच है इसे अल्फा कार्बन कहेंगे। तो होता क्या है, ये कार्बन जो है जिसे मैं अल्फा कार्बन कह रहा हूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन हर बार क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। और आप सब जानते हो sp3 ऑर्बिटल कुछ ऐसे होती है, ऐसे। ओके जी हाँ, टेट्राहेड्रल। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो देख के समझ सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, लेट अस कंसीडर इथाइल कटायन। ये इथाइल कटायन है। ओके इथाइल, तो ये देखिए ये CH2 है, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव, ये कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वेकेंट p ऑर्बिटल में, किसमें, p ऑर्बिटल के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है। और इसकी हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी है, कार्बन और हाइड्रोजन की, ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है, और ये भी sp3 ही होगा, नो डाउट। मैं जिन्हें डार्क कर रहा हूँ तो चारों sp3 है, मतलब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये कौन सा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है, CH, ठीक है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, जिसके ऊपर पॉजिटिव है तो 3 सिग्मा, स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब ये डार्क वालों का देखो कितना हो गया, स्टेरिक नंबर 4 तो sp3, एक s और 3 p। सर नहीं समझ में आ रहा है हमको, अरे बॉन्डिंग का वीडियो देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर आप ये वीडियो वो वीडियो देखते हो, अरे भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सब्जेक्ट के नाम में ही मिस्ट्री है, इतना आसान नहीं है समझना, सब बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग देख लीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। हियर द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन आइटम विथ एम्प्टी p ऑर्बिटल हैज एन एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप। देखिए ये जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, उसके बगल वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, उसकी बात चल रही है। वन ऑफ द CH बॉन्ड ऑफ अल्फा मिथाइल ग्रुप इन द अलाइनमेंट विथ एम्प्टी p ऑर्बिटल। ओके ये अल्फा कार्बन है। सर नहीं दिख रहा है, अच्छे से लिखिए, चलिए ठीक है। ये देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन, ठीक है, इसका एक CH बॉन्ड जो किसके पैरेलल होता है, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल। ओके तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट होता है, यही कह रहा है ये। द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस CH बॉन्ड और डीलोकलाइज इनटू द एम्प्टी CH bond or delocalized into the empty p orbital and thereby stabilizes the cation। और ये cation को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। कैसे स्टेबलाइज करता है वो ये देखिए, यहाँ पे है आपका कार्बन, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे है आपका कार्बन, ओके ये कार्बन का एक sp2, ये एक sp2 और ये एक sp2, ठीक है, आया समझ में। अब ये देखिए ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इसका ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी sp3 होता है, और ये भी sp3 होता है, और ये भी sp3 है। सर अभी इसको तो आप sp2 बोले थे जो डार्क है, तो बेटा ये इस कार्बन का sp3 है, और ये जो राइट वाला कार्बन है इसका sp2 है। समझ में आया, दोनों में डिफरेंस है। लेफ्ट वाले का क्या है वो sp3 और राइट वाले का क्या है वो sp2। मतलब ये जो बीच वाला बॉन्ड है ये किसके ओवरलैप से बना है, ये बीच वाला बॉन्ड किसके ओवरलैप से बना है, ये वाले कार्बन का sp3 और ये वाले कार्बन के sp2 के ओवरलैप से। तो अब होता क्या है, देखो ये कार्बन जो है और ये हाइड्रोजन के बीच की जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ओके वो क्या करती है, ये हाइड्रोजन को H प्लस बनाती है, H प्लस, और इनके बीच में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था ये इधर आ जाता है। मतलब ऐसे सिंपल, ये ऑर्बिटल, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, ये C, ये एम्प्टी ऑर्बिटल, और इसका ये H और ये H, और इसके अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन इससे ओवरलैप कर लेते हैं ऐसे। तो ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर, एक्सट्रीमली। समझ में आ रहा है ना, बहुत हाईफाई वाला कंडीशन, समझा। चलो देखो इधर, हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथाइल कार्बोकेटाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी अपने को पता होनी चाहिए। सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन वो होता है
जो अल्फा कार्बन को अटैच होता है। तो इसमें अल्फा कार्बन कौन है, ये है, इसको कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 और ये 3। तो इसे कहते हैं इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है, क्योंकि एक ही अल्फा है। मान लो इधर भी एक कार्बन आ जाता, मान लीजिए इस हाइड्रोजन के बदले एक कार्बन आ जाता और इसको भी 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। और अगर यहाँ पे भी सी आ जाता तो 1 2 3 वापस, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता। इज दैट क्लियर? लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो अलग है। अभी की सिचुएशन में जो हाइड्रोजन का नंबर है वो सिर्फ 3 है, क्योंकि इसमें एक ही अल्फा कार्बन है, और वो कौन सा है, ये वाला। ओके, मतलब जब ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है तो ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हुए, 3। मैंने यहाँ पे इस हाइड्रोजन के बदले CH3 लेके आपको 6 बताया था, और अगर जब इसके जगह पे भी अगर CH3 हो जाएगा तब ये 9 होता है, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन इज द सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। देखिए मैंने बताया था ना आपको, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और ये पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। ये देखिए जैसे इसने किया वैसे ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो ये आपको कितने स्ट्रक्चर मिल गए, 1 2 3 और 4। द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये 1 2 3 4 सब क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या फिर आप इसे कह सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके जैसा ही है। ओके, इन्वॉल्व delocalization of pi electron of CH bond shows no covalent bond between carbon and one of the alpha hydrogen atom। अब ये क्या समझाना चाहते हैं कि जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं होता। ओके, ये देख रहे हो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन में देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड था, ये रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ वो चला गया। तो इसीलिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। मतलब ये काम रेजोनेंस की तरह करता है, लेकिन ये रेजोनेंस नहीं होता, क्योंकि रेजोनेंस में मेरे भाई पा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। समझे क्या? आगे देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इज देयरफॉर कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। मोर द नंबर ऑफ सच अल्फा हाइड्रोजन दैट इज द हाइड्रोजन ऑन अल्फा कार्बन, मोर आर द नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मैंने बोला ना आपको, जितना ज्यादा अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। अब जरा देखिए, आपको ये अल्फा कार्बन किससे अटैच देखना है। मान लीजिए ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या फिर ये कार्बन पे फ्री रेडिकल, या फिर ये कार्बन किसी डबल या फिर ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। तो इसको इनको जो कार्बन अटैच होगा, जैसे ये कार्बन अटैच है, तो इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये CH3 है, ये भी CH3 है, और ये CH है। तो ये अल्फा कार्बन हुआ, ये अल्फा कार्बन हुआ। सर ये हाइड्रोजन, इसे आप अल्फा नहीं बोलोगे, क्योंकि ये तो उसी कार्बन को अटैच है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में? तो यहाँ पे ये H है और ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। इनको कितने कितने हाइड्रोजन अटैच है उसे काउंट कर लो, ये 3 और ये 3, टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देयरफॉर डिक्रीजेज इन दी ऑर्डर। तो ये देखिए, ये कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, बट इंपॉर्टेंट कौन है, अल्फा हाइड्रोजन। हर एक कार्बन के साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9। तो पहले वाले में 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें कितना, 3 और 3 6, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें कितना, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें 0 हाइपर कॉन्जुगेशन। इसीलिए ये सबसे कम स्टेबल। सर इस हाइड्रोजन को अल्फा नहीं काउंट करेंगे? जी नहीं बाबू, ये देखो यहाँ पे बताए हैं ना, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इन कार्बन को जो कार्बन अटैच होता है उसका देखना है। समझ में आया? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो फ्री रेडिकल है, उनको नहीं देखना है। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। लेट अस नाउ लुक एट प्रोपीन। अब किसको देखने को बोल रहे हैं, ये प्रोपीन को। प्रोपीन मतलब डबल बॉन्ड, ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसको जो कार्बन अटैच है ये अल्फा कार्बन हुआ, ये नहीं, ये कार्बन भी अल्फा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड से अटैच है ना। हाँ समझ में? जो डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल या फिर कार्बोकेटाइन, ऐसे जिसको जो कार्बन अटैच होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये अल्फा कार्बन है। which as a methyl group attached to C double bond C. Delocalization of electrons by hyperconjugation in protein can be depicted as shown। मतलब उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखेंगे ये बताया गया है। तो ये देखिए, ये डबल बॉन्ड है, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन है अल्फा अल्फा, ये यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये बॉन्ड इधर चले जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, जैसे रेजोनेंस में किया था ना, सेम वैसा।
बट रेजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन का होता है, पाई। यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, सिग्मा। देखिए ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड था, और उसमें ऑर्बिटल कौन सी इन्वॉल्व थी, sp3। ठीक है, तो ये देखिए, तो ऐसे कितने कार्बन के पास हाइड्रोजन है, 3, तो ये डबल बॉन्ड के कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसके टोटल 4 स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, एक तो ये जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा, और बाकी ऐसे टोटल 3 बन जाएंगे। जैसे ये एक बना है वैसे इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, तो ये टोटल 3 बनेंगे। अब ये देखिए, ये जो कार्बन है इसका कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, sp3। तो ये देखिए, ये sp3 है, इसके साथ भी sp3 है, और इसके साथ भी sp3 है, और ये sp3 इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ये p ऑर्बिटल जो आया समझ में, ऐसा है, क्योंकि वो p ऑर्बिटल ने क्या बनाया, पाई बॉन्ड। तो यह भी जो हमने देखा वो था सिग्मा बॉन्ड एंड पाई ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये देखिए, ये दूसरा, ये तीसरा स्ट्रक्चर, और ये चौथा। पहला वाला तो इसने किया था, दूसरा इसने किया। ओके, सबसे पहला तो जो बोलते हैं ना कंडीशन वाला, जिसमें कोई चार्ज नहीं था, ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा, और नीचे 2 और स्ट्रक्चर दिए गए। समझा? तो देखिए, फिगर 14.15 shows the orbital diagram of hyperconjugation in propene. The effect of hyperconjugation is really stronger than inductive effect. मतलब सबसे, अगर आप स्ट्रॉन्ग देखो जो अभी आपने पढ़ा है उसमें रेजोनेंस सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर कौन सा है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन है, फिर इंडक्टिव है, और सबसे वीक कौन है, इलेक्ट्रोमेरिक। तो इन शॉर्ट एक लाइन में मैं बोलना चाहूंगा, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ कॉन्जुगेशन बिटवीन sp3 hybridized orbital of alpha carbon and p orbital। p orbital किसका, ये कार्बोकेटाइन का हो सकता है, या फिर फ्री रेडिकल का हो सकता है, या फिर कार्बन कार्बन डबल, या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का। आया समझ में? तो इन सब में हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट अप्लाई होता है, और वो डायरेक्टली किसको प्रपोर्शन करता है कि अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन कितने। अब ऐसा नहीं कि आप अल्फा कार्बन देखो सिर्फ, ओके, और अल्फा कार्बन का क्राइटेरिया क्या है, वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तभी तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बगल वाले p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा जो 14th नंबर चैप्टर है ये खत्म होता है। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपना अप्रिसिएशन ज़रूर दिखाइए। तो दोस्तों इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।